चलिए ठीक है, बात करते हैं अब नेफ्रॉन्स की। नेफ्रॉन्स के पूरी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने से पहले हम आपको बेसिक एक आइडिया बता दें कि फ़िल्ट्रेशन जो है ब्लड का होता कैसे है। मान लीजिए, अभी स्ट्रक्चर पर नहीं आते, मान लीजिए कि आपकी जेब में, आपकी पॉकेट में बहुत सारे ज़रूरी सामान हैं और गैर ज़रूरी सामान भी हैं। पैसे आपकी जेब में, आपके कुछ कार्ड्स हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें आपकी जेब में हैं जो आपके लिए एसेंशियल हैं, और साथ ही साथ उस जेब में कुछ गंदगी है, मिट्टी है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके काम की नहीं है और आप उसको निकालना चाहते हैं, जेब से उसको बाहर करना चाहते हैं। तो उसका जो तरीका है फ़िल्ट्रेशन का, यानी कि अनवांटेड चीज़ों को बाहर करने का, वो तरीका बिल्कुल इससे मैच करता है जो समझा रहा हूँ आपको मैं। तो तरीका क्या है कि आप पूरी जेब को खाली कर दीजिए, पूरी जेब पॉकेट को पलट दीजिए, ज़मीन पे गिरा दीजिए, जो कुछ उसमें है सब उसको बाहर कर दीजिए, किसी प्लेट में बाहर निकाल के बाहर कर दीजिए। इसके बाद जो आपकी उसमें ज़रूरी चीज़ें थी, जैसे जो आपके पैसे थे, कार्ड्स थे, जो थे, उनको सिर्फ पिक करके उठा के दोबारा अपनी जेब में रख लीजिए, और बाकी चीज़ें जो अनवांटेड थी उनको आप छोड़ दीजिए। ठीक, ये तरीका फ़िल्ट्रेशन का है ब्लड का ह्यूमंस में। बिल्कुल इसी पैटर्न पर फ़िल्ट्रेशन होता है, राइट। यानी कि सीधा आपको करना क्या है कि अपनी जो जो चीज़ें हैं, सब कुछ जिसमें से गंदगी आपको निकालनी है, जो जिसमें से आपको नॉन एसेंशियल चीज़ें, जो आपके टॉक्सिक चीज़ें हैं, उनको निकालने के लिए तरीका क्या है कि आप टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक सारी चीज़ों को एक साथ बाहर निकाल दीजिए। जो टॉक्सिक चीज़ों को छोड़कर जो आपके लिए एसेंशियल है उनको वापस अपनी जेब में रख लीजिए। दिस इज़ द पैटर्न ऑफ फिल्ट्रेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो पहले बात करते हैं नेफ्रॉन्स की, यानी कि उस पॉकेट की बात करते हैं, पॉकेट की नहीं, सॉरी, उस प्लेट की बात करते हैं जिस प्लेट में जो है सारी चीज़ें पॉकेट की निकाल के रखी जाएंगी। तो दैट इज़ अ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स को आप एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं। ठीक है, रेनल ट्यूब्यूल भी इसको बोलते हैं, रेनल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। इसका जो बेसिक पार्ट स्ट्रक्चर है, पहले वो डिफाइन कर लेते हैं कि इसके पार्ट्स में होता क्या क्या है। ठीक है, नेफ्रॉन में जो पहला स्टेप आएगा, जो पहला पार्ट आएगा, वो देखिए कप शेप्ड। अब देख लीजिए क्या है, ये ट्यूब्यूल है। ट्यूब्यूल का मतलब एक पाइप समझ लीजिए। इसके अंदर खाली है, कुछ नहीं है। बगल में सेल्स की, इस जो सेल, यहाँ पर सेल्स की लाइनिंग है, यहाँ पर भी सेल्स की लाइनिंग है चारों तरफ, और बीच में ल्यूमन है, यानी खाली स्पेस है, राइट। तो ये ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब है, लगभग इसकी अगर लेंथ देखी जाए तो लगभग 3 सेंटीमीटर टोटल लेंथ होती है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की पूरी लेंथ इसकी 3 सेंटीमीटर तक की होती है, राइट। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वैसे इसको इलाज करके दिखाया गया ताकि आप पार्ट्स को समझा सकें। अब इसमें देखते हैं नेफ्रॉन के सबसे पहले पार्ट को, दिस इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल। इसको बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसको रेनल ट्यूब्यूल भी बोलते हैं, राइट। नेफ्रॉन को रेनल ट्यूब्यूल भी बोलते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसका पहला पार्ट है बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल वो हिस्सा है जहाँ पर ब्लड के सारे कंटेंट को इसके अंदर रिलीज़ किया जाएगा। यानी कि वही काम जो आप पॉकेट को झाड़ देते हो, नीचे ज़मीन में जितनी चीज़ें हैं प्लेट में निकालते हो, तो वो जो प्लेट होगा, यानी कि जो फिल्ट्रेशन होगा ब्लड का, वो फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है? बोमेन्स कैप्सूल में ही मेनली होता है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ पार्ट्स आते हैं, वो मैंने अलग दिखाया है, दूसरे फिगर में दिखाया है, ताकि आपको जो है कॉम्प्लेक्स ना लगे फिगर। बारी बारी से चीज़ों को दिखाएंगे, इसलिए पहले आप समझ लीजिए कि नेफ्रॉन्स के जो पार्ट हैं वो क्या क्या हैं, रेनल ट्यूब्यूल के पार्ट्स क्या क्या हैं। तो पहला बोमेन्स कैप्सूल है। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, यानी ब्लड का फिल्ट्रेशन जो कुछ होना होता है, ब्लड से जो कुछ चीज़ें आपको बाहर निकाल के रखनी है, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, टॉक्सिक, जितनी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप इसी बोमेन्स कैप्सूल में खाली करते हो। ब्लड इसी में लाके सब कुछ खाली कर देता है। ठीक है, अब बाकी देखिए, फिर ये ट्यूब्यूल आगे की तरफ बढ़ा है, तो इसका जो पहला पार्ट है, यानी कि कुछ लेंथ का जो पार्ट है, लेंथ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये क्लास 10th के लेवल से बाहर है, और मैं हर एक पर्टिकुलर हर सेगमेंट की लेंथ बताना उचित नहीं समझता हूँ। अगर आप क्लास 10th लेवल पे हैं तो ये सब 11th की चीज़ें हैं। जो फर्स्ट पार्ट इसका आप देख रहे हैं, दिस फर्स्ट पार्ट, ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज एक्चुअली नोन एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यानी बोमेन्स कैप्सूल के बाद जो पहला रेनल ट्यूब्यूल आएगा, जो पहली ट्यूब्यूल आएगी, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी शॉर्ट फॉर्म में। इसके बाद ये ट्यूब नैरोवर हो जाती है, पतली हो जाती है। ठीक है, और नैरोवर होकर ये जो यू शेप्ड आपको दिख रहा है, जो इनकी कंपेरिजन में, इसकी कंपेरिजन में काफ़ी नैरो यानी पतला ट्यूब है, ये देख रहे हैं, जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर बना रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं हैनल्स लूप। ये याद रखिएगा, हैनल्स लूप का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो एक्चुअली में वाटर के एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करने में रोल है। यानी कि वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए, वाटर के एब्जॉर्प्शन का जो मेन इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन की, वो जिम्मेदारी किसकी है? हैनल्स लूप की होती है। ठीक है, ये आपका हो गया हैनल्स लूप। ये इन कंपेरिजन टू पीसीटी थोड़ा नैरोवर होता है। इसी के बाद थोड़ा सा डायलेटेड पार्ट देख रहे हैं, थोड़ा सा थिक पार्ट है इसका। ये एक्चुअली में थिक पार्ट भी इसी हैनल्स लूप का ही पार्ट है, यहाँ तक ये, यानी कि आप यहाँ से कह सकते हो, यहाँ तक ये पूरा हैनल्स लूप है। यहाँ से स्टार्ट हुआ यू शेप्ड, और यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा इसका थिक पार्ट भी आएगा, राइट।
तो इस हेनल्स लूप में दो सेगमेंट हैं, एक ये जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड आ रहा है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, राइट, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, ठीक है। ये यहाँ तक इसका कहा जाएगा, यहाँ तक इस यहाँ से यहाँ तक इसको कहा जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। जस्ट इसके बाद ये ऊपर की तरफ जो सेगमेंट जा रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। इसमें एक आता है थिन पार्ट, एक आता है थिक पार्ट। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, इन दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं हेनल्स लूप, राइट। हेनल्स लूप के बाद जो अगला पार्ट आएगा, जो लास्ट पार्ट होगा इसका, लास्ट पार्ट क्या कह सकते हैं आप, सेकंड लास्ट पार्ट कहेंगे। जो इसका सेकंड लास्ट पार्ट है वो है एक्चुअली इसका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट। इसका भी जो ल्यूमेन है वो बिल्कुल पीसीटी की तरह ही होता है, दिस इज कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। इसके बाद जो पार्ट आएगा वो आएगा कलेक्टिंग डक्ट का। ये देख रहे हैं फिगर आप, ये कलेक्टिंग डक्ट, यानी कि जब जरूरी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, यानी कुल मिला के फाइनली जब यूरिन का फॉर्मेशन होगा तो यूरिन जो हमारा वो कहाँ कलेक्ट होगा, कलेक्टिंग डक्ट में, सॉरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। तो ये जो मैंने ब्रांचेस दिखाई, देखिए ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांचेस जो दिखाई, ये सब आपकी क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं। और ये आपकी पूरी की पूरी होगी कलेक्टिंग डक्ट। एक कलेक्टिंग डक्ट में जैसे एक नेफ्रॉन एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से ज्वाइन होगा, अब इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पर एक दूसरे नेफ्रॉन की डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो डीसीटी होगी वो ज्वाइन होगी, यहाँ पर दूसरी नेफ्रॉन की ज्वाइन होगी। लगभग एक कलेक्टिंग डक्ट में कम से कम 8 नेफ्रॉन्स, कम से कम 8 नेफ्रॉन्स ज्वाइन होते हैं। तो मैंने एक नेफ्रॉन को ज्वाइन होते हुए दिखाया है। तो नेफ्रॉन जिस पार्ट पे ज्वाइन हुई है, ये जो पार्ट देख रहे हैं, थोड़ा मैंने इसको डायरेक्टली जोड़ दिया है, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड देन दिस सेगमेंट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। फाइनली जो आपका यूरिन होता है, यानी जिसको हमें एक्सक्रीट करना होता है, बाहर निकालना होता है, वो इसी कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ आपके फिर मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, डक्ट ऑफ बेलनी से होता हुआ जो आपका रेनल पेल्विस है, वहाँ से होते होते धीरे ये आपका यूरेटर से होता हुआ जो आपका यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन चला जाता है, ठीक है। लेकिन आपको कलेक्टिंग डक्ट तक ही याद रखना है, ठीक है। तो मान नेफ्रॉन्स के पार्ट जो है आपने देख लिए। पहला पार्ट बॉमेंस कैप्सूल यूज, ये कप शेप्ड है। देन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, और उसके बाद आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, सॉरी ये पार्ट जो है मैंने लेंदी निकल कर नहीं दिखाया, इतना पार्ट आप कह सकते हैं, थोड़ा लेंदी होता है ये कलेक्टिंग आपका ट्यूब्यूल और उसके बाद आपका कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है ये पार्ट्स हो गए नेफ्रॉन के। ये आपका रेनल ट्यूब्यूल है, एक्सक्रीशन में यही हेल्प करेगा आपका, राइट। ऐसे कई सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, वो हर एक नेफ्रॉन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से ऐड होते हुए ऐसे जो है कलेक्टिंग डक्ट से ज्वाइन होते हुए यूरिन को ट्रांसपोर्ट किया करते हैं। इससे कई सारे, इसमें देखिए हमने एक लाइनिंग खींची है, ये फिगर में मैंने इतना क्लियर नहीं बनाया, लेकिन आपको यहाँ समझा देता हूँ। ये जो मैंने लाइन खींची है, जैसे मैंने किडनी में बात की थी कि किडनी का जो ये आउटर पोर्शन होता है, लिसन, जैसे ये किडनी थी आपकी, ठीक है। किडनी का जो ये आउटर पोर्शन है, ये पोर्शन देख लीजिए, ये पोर्शन, ये किडनी का क्या था, कॉर्टेक्स था, इसको बोलते हैं रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। उसके बाद ये जो बीच का पोर्शन था, ये पोर्शन था आपका मेडुला, ठीक है। इसमें क्या थी, मेडुलरी पिरामिड्स थी। तो ये जो पेरीफेरल पोर्शन है ये कॉर्टेक्स है, और ये जो मिडिल पोर्शन है आपका मेडुला है। यहाँ पर आपका रेनल पेल्विस है, और यहाँ पर यूरिन इकट्ठा होकर निकल जाता है यूरेटर से। तो ये कॉर्टिकल रीजन है और ये मेडुला वाला रीजन है। अब मैं आपको नेफ्रॉन्स की पोजीशन दिखाता हूँ कि नेफ्रॉन्स होते कहाँ। नेफ्रॉन्स एक्चुअली में यहाँ पर और यहाँ पर मिला के प्लेस्ड होते हैं। तो किस तरह से प्लेस्ड है, कौन सा पार्ट किस रीजन में, वो मैं दिखा रहा हूँ इसमें। ये देखिए फिगर में अगर क्लियर नहीं भी होगा तो भी आपको समझा दें कि ये जो पीसीटी है, यानी कि आपका बोमेंस कैप्सूल और पीसीटी, और फिर आपका डीसीटी, यानी बोमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये तीनों के तीनों पार्ट, बोमेंस, पीसीटी, डीसीटी, ये सारे पार्ट कॉर्टिकल रीजन में होते हैं। देखिए मैंने बोमेंस कैप्सूल को कॉर्टेक्स में दिखाया है, डीसीटी को भी कॉर्टेक्स में दिखाया है, और जो पीसीटी है इसे थोड़ा पार्ट मैंने नीचे कर दिया है, इसको आप फिगर में बाद में सही कर लीजिएगा। पीसीटी पूरा का पूरा किस रीजन में होता है, कॉर्टेक्स रीजन में होता है, ठीक। और सिर्फ आपका हेनल्स लूप, ये हेनल्स लूप है, ये मोस्टली किस में जाता है, मेडुला रीजन में जाता है। बाकी नेफ्रॉन्स का ज़्यादातर हिस्सा किस में रहता है, कॉर्टिकल रीजन में रहता है। बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, आपका डीसीटी, ये सब कॉर्टेक्स में रहेगा, और हेनल्स लूप आपका मेडुला में होता है। कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आपके थोड़े बहुत यहाँ कॉर्टेक्स में होते हैं, लेकिन जो कलेक्टिंग डक्ट होता है इसका मेन ब्रांच जो है वो मेडुला में नीचे की तरफ जाता है, राइट। अब इसके बात करते हैं कि इसके बाद किस तरह से एक्सक्रीशन ब्लड का होना है, ये देख लीजिए, ठीक है। अब इस फिगर को देखिए, इस फिगर में मैंने क्या किया है, अब जो आपकी कैपिलरीज थी उनको ला दिया है, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ आपका वो पार्ट था। अब यहाँ मैं कैपिलरीज को लेकर आऊँगा, उन ब्लड की कैपिलरीज को लेकर आऊँगा जो फिल्ट्रेशन करने के बाद जो है फ्रेश होकर जाएंगी। तो ये देखिए इस ब्रांचेस में जो रेड कलर से मैंने चीज़ें दिखाई, ये सब आपकी क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं।
देखिए ये आपका था क्या, रेनल आर्टरी, जो मैंने पहले फिगर में जिन जिन लोगों ने वीडियो देखा है वो समझ रहे होंगे। ये आपका है रेनल आर्टरी, राइट। रेनल आर्टरी से क्या था, जो आपकी ब्लड थी फिल्टर होने के लिए वो रेनल आर्टरी से ही आती है, जो कि किडनी में आपको दिखाया था रेनल आर्टरी कहाँ है। तो रेनल आर्टरी की बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो बहुत सारे नेफ्रॉन्स में जाती है। इसमें से एक ब्रांच मैंने दिखाया है जो ब्लड लेकर नेफ्रॉन्स को आ रही है। दैट ब्रांच इज नोन एज एफिरेंट आर्टीरियोल। एफिरेंट आर्टीरियोल एक्चुअली में ब्रांच है किसकी, रेनल वेन की, जो डायरेक्टली जो है नेफ्रॉन्स को ब्लड लेकर आएगी। ठीक है, ये नेफ्रॉन जो है, सॉरी, जो एफरेंट आर्टीरियोल है, ये यहाँ पर आकर बोमेंस कैप्सूल के अंदर काफ़ी थिन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जैसे आप कह दो कि किसी आप जैसे दातून है, उस दातून को आप कूच कूच के जो है आगे से उसको खूब बारीक कर देते हो, कई सारी ब्रांचेस उसकी थ्रेड निकल आती हैं। बिल्कुल वैसा ही इस एफरेंट आर्टीरियोल की कई सारी ब्रांचेस यानी कैपलरीज की पूरी एक थिक नेटवर्क बना देते हो यहाँ पर। और जब काफ़ी ये ब्लड यहाँ पर प्रेशर से आ रहा है, इसको खूब थिन एरियाज़ में निकालोगे, यानी कि अगर इसको हम काफ़ी थिन कर दें तो ब्लड प्रेशर यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाएगा। तो ये एफरेंट आर्टीरियोल यहाँ पर क्या करती है, एक कैपलरीज का एक नेटवर्क बनाती है, थिन कैपलरीज का एक नेटवर्क बनाती है। दिस नेटवर्क ऑफ थिन कैपलरीज फॉर्म्ड इन द बोमेंस कैप्सूल इज स्पेशली कॉल्ड ग्लोमेरुलस, राइट। तो ग्लोमेरुलस क्या है, दिस नेटवर्क ऑफ थिन नेटवर्क ऑफ कैपलरीज फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रांचिंग ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल। यही जो है फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। जो ये थिनिंग होती है, जो नेटवर्क होता है, यहीं पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, राइट। तो यहाँ पर काफ़ी थिन हो जाएंगी, थिन होने के बाद फिर वापस क्या होंगी, इकट्ठा होकर यहाँ से निकलेंगी। तो ये जो ब्रांच इकट्ठा होकर वापस निकल रही है, इसको हम लोग बोलते हैं इफरेंट आर्टीरियोल। तो ग्लोमेरुलस क्या है, थिन नेटवर्क ऑफ कैपलरीज है। एफरेंट आर्टीरियोल जाके ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन करेगी डिवाइड होकर, और फिर वो ज्वाइन होकर फिर इफरेंट आर्टीरियोल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लड आता है, यहाँ पर ब्लड जब थिन कैपलरीज ऑफ नेटवर्क में जाता है, तो जब वॉल्स काफ़ी थिन हो जाती हैं, तो थिन वॉल्स होने से क्या होता है, थिन वॉल होने से दो चीज़ें हो जाती हैं। एक तो ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। अब ब्लड प्रेशर यहाँ लगभग 60 mmHg का हो जाता है। तो चूँकि थिनिंग हो रही है, आप उसको बहुत फाइन ब्रांचेस में डिवाइड करो। जैसे आप किसी पाइप से पानी आता है तो उसको जब दबाते हो, उसके आगे का सिरा दबाने के बाद उसका जब ल्यूमन छोटा कर देते हो, तो देखते हैं हाई प्रेशर से पानी आगे की तरफ जाता है। बिल्कुल वही काम करते हैं यहाँ पर। जब आपने काफ़ी फाइन कैपलरीज में डिवाइड कर दिया तो क्या हुआ, ब्लड प्रेशर यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाएगा। अब चूँकि फाइन होने की वजह से दीवारें भी काफ़ी फाइन हो गई हैं, ठीक है। तो अब जो है यहाँ से ईजिली आप डिफ्यूज़न करा सकते हो प्लाज्मा का। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ब्लड का मोस्ट ऑफ दी प्लाज्मा, ज़्यादातर प्लाज्मा पूरा का पूरा यहाँ से डिफ्यूज़ होकर फिल्टर्ड होकर किस में आ जाएगा, इस ट्यूब्यूल के अंदर आ जाएगा। ठीक, बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ जाएगा। यानी कि ब्लड का मोस्ट ऑफ दी प्लाज्मा, ज़्यादातर एसेंशियल चीज़ें, ज़्यादातर वाटर, सारे ग्लूकोज, विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सारे के सारे फिल्टर्ड होकर, एसेंशियल नॉन एसेंशियल सारी चीज़ें लगभग फिल्टर्ड होकर बोमेंस कैप्सूल में आ जाएगा। क्या फिल्टर नहीं होगा, आपकी आरबीसीज फिल्टर नहीं होंगी, डब्ल्यूबीसीज फिल्टर नहीं होंगी, प्लेटलेट्स फिल्टर नहीं होंगे, लार्ज प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होंगी, फैट फिल्टर नहीं होंगे। इन सब चीज़ों को छोड़कर बाकी ज़्यादातर आपकी चीज़ें जो प्लाज्मा में डिजॉल्व हैं वो सब के सब कहाँ पे आ जाएंगी, बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ जाएंगी। तो बोमेंस कैप्सूल में क्या हुआ, एसेंशियल नॉन एसेंशियल दोनों चीज़ें आ गई, राइट। अब यहाँ पर सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाएंगी। तो अब ये भी तो दिक्कत है कि हमने जब यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से ब्लड की बहुत सारी चीज़ें बोमेंस कैप्सूल में यानी रेनल ट्यूब्यूल के अंदर भेज दी। अब होना क्या है कि उसमें से मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें, यानी फिल्ट्रेशन से क्या हुआ, यूरिया भी आया, यूरिक एसिड भी आया, बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें भी आई। हमको करना क्या है, यूरिया, यूरिक एसिड और जो कुछ और टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको छोड़कर, केटेनिन को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें हमको रीअब्जॉर्ब करनी, यानी वापस करना। बिल्कुल वही काम जैसे हमने जेब खाली कर दी, अब उसमें जो सामान ख़राब चीज़ें हैं वो हमको छोड़कर बाकी अपनी ज़रूरी चीज़ें जो है वापस पिक कर लेनी है। तो यहाँ पर जब फिल्ट्रेशन हुआ तो कोई एसेंशियल नॉन एसेंशियल बहुत सारी चीज़ें आप ब्लड की डिफ्यूज़ होकर, फिल्टर्ड होकर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, फिल्टर्ड होकर बोमेंस कैप्सूल में आ गई। अब जो समस्या है वो ये है कि हमें वापस अपनी एसेंशियल चीज़ों को वापस रीअब्जॉर्ब करना है। तो वही काम करेंगे इफरेंट आर्टीरियोल। जो यहाँ पर ग्लोमेरुलस में सारे एसेंशियल चीज़ें छन गई थी, अब इफरेंट आर्टीरियोल की ब्रांच क्या होगी, इन सब ट्यूब्यूल्स के ऊपर लिपट रही, देख रहे हैं ये ऐसे, इनके ऊपर रैप कर रही है। इनके ऊपर ये वापस रैप क्यों कर रही है, देख रहे हैं, क्योंकि इस रेनल ट्यूब्यूल का जो, अब एक बात और बता दें, रेनल ट्यूब्यूल में जो चीज़ें फिल्टर्ड होकर आई थी उनको हम लोग बोलते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट। अब ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट यहाँ से होता हुआ, यहाँ एनलस रूप से होता हुआ, डीसी टेस्ट से पास होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट को जाएगा। लेकिन अगर यार हम उसको वैसे ही छोड़ दें तो क्या होगा, ब्लड की बहुत सारी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों, बहुत सारी एसेंशियल चीज़ें भी नॉन एसेंशियल टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ में यहाँ से होते हुए आपकी यूरिन में जाके कलेक्टिंग डक्ट में
निकल जाएंगी। तो हम तो टॉक्सिक चीज़ों को भेजने के बजाय अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेंगे। तो इसके लिए होता क्या है कि वापस हमको रीअब्जॉर्ब करना होता है अपनी एसेंशियल चीज़ों को। अब इफरेंट एरिट्रियोल की ब्रांचेस इस पीसीटी के ऊपर देखिए लिपट रही हैं। क्यों लिपट रही हैं? ये इसके ऊपर रैप कर रही है ताकि जो एसेंशियल चीज़ें इसने लॉस कर दी उसको, ज़्यादातर चीज़ों को जो ज़रूरत है बॉडी के लिए, उसको वापस ये रीअब्जॉर्ब कर लें। अब ये रीअब्जॉर्प्शन के लिए इनके ऊपर रैप हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हेनल्स लूप में रैपिंग देख रहे हैं, इस स्पेशल रैपिंग को हम लोग बोलते हैं वासा रेक्टा। कैपिलरीज की स्पेशल रैपिंग को हम लोग बोलते हैं वासा रेक्टा, राइट। और ये जो कैपिलरीज है इनका स्पेशल नाम होता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। इनका काम होता है मेनली एसेंशियल चीज़ों को एब्जॉर्ब करना। इस हेनल्स लूप में मेन जो है इंपॉर्टेंट हेनल्स लूप का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हेनल्स लूप में मोस्ट ऑफ द पार्ट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। तो वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए हेनल्स लूप ज़्यादा स्पेशलाइजेशन रखता है। ये जो वासा रेक्टा कैपिलरीज की नेटवर्क बनने ये मोस्टली वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। इसके बाद ठीक है, डीसीटी से भी जो जरूरी चीज़ें हैं आपको वो एब्जॉर्ब करने के बाद थोड़ा बहुत ये कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर भी एब्जॉर्प्शन होता है। इतना करने के बाद ये वापस क्या होंगी, अब जो ज़रूरी चीज़ें थी वो उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, और जो नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस है, यूरिया थी, क्रिएटिनिन थी, यूरिक एसिड थी, कुछ ड्रग्स थे, नॉन टॉक्सिक चीज़ों को वारेनल टेब्यूल में ही छोड़ देगी, इनको एब्जॉर्ब नहीं करेंगी। और अब क्या होगा, ये सारी जो ब्लड थी एसेंशियल चीज़ों को एब्जॉर्ब करके नॉन एसेंशियल चीज़ों को रेनल टेब्यूल में छोड़कर ये ज्वाइन होकर कहाँ चले गए, रेनल टेब्यूल ब्रांच ऑफ रेनल वेन में जाके ज्वाइन हो गए, और रेनल वेन आपका जो है पूरी बॉडी में चली जाएगी। तो इस तरीके से आपका होता है। पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ यहाँ पर। ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल दोनों ही पार्ट को जोड़कर हम लोग बोलते हैं माल्फिजियन बॉडी। एक्चुअली माल्फिजियन बॉडी में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, और जो ये पूरी की पूरी ट्यूब्यूल्स हैं इनमें होता क्या है, रीअब्जॉर्प्शन होता है एसेंशियल चीज़ों का। तो किस चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, अब ये अगले पार्ट में देख लीजिए। यहाँ देखिए, ठीक है, ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के लिए मैंने अलग फिगर बनाया है ताकि आप ये जान सकें किस पार्ट में किस चीज़ को एब्जॉर्प्शन होता है। बोमेंस कैप्सूल में तो फिल्ट्रेशन हुआ था नेफ्रिक फिल्ट्रेट। अब नेफ्रिक फिल्ट्रेट इस पूरे रेनल ट्यूब्यूल के अंदर रन करता हुआ कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाएगा। अब आपको बता दूं कि जो आपका पीसीटी है यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल, पीसीटी के रीजन में मोस्ट ऑफ दी चीज़ें लगभग 70 से 75% एसेंशियल चीज़ें सारी की सारी रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में वापस चली जाती हैं। मैंने दिखाया था ना कि यहाँ से जो वेन्स आती हैं इसके ऊपर लिपट रही हैं, राइट। तो ये जान लीजिए कि आपका मोस्ट ऑफ दी, ज़्यादातर आपका 100% ग्लूकोज, आपका मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड, मोस्ट ऑफ द SO3 माइनस आयन, मोस्ट ऑफ द विटामिन्स, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स, सम Na+ इलेक्ट्रोलाइट, सम कैल्शियम आयन, K+ आयन, Ca2+ आयन, और H2 आपका मेनली जो है पीसीटी से एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। जो आपका नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस होगा वो रह जाएगा। तो ज़्यादातर चीज़ों का जो एब्जॉर्प्शन है वो पीसीटी से ही हो जाएगा। किस चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हो रहा है मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। अब जो आपका पीसीटी हो गया, पीसीटी में मोस्ट ऑफ द चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हुआ। अब कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है इसके बारे में आपको इतना नहीं डिस्कस कराएंगे क्योंकि फिर ये टॉपिक लेंदी हो जाएगा आपके लिए। अब हेनल्स लूप देख रहे हैं, हेनल्स लूप में देख लीजिए, हेनल्स लूप में मोस्ट ऑफ द पार्ट में H2 का ही एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ असल में इन दोनों की एक मैकेनिज्म होती है, इसमें जॉइंट मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म इसलिए करते हैं ताकि ये वाटर के एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट कर सकें। आप इतना जानिए बस कि जो हेनल्स लूप है ये मोस्टली जो है ये इसके पार्ट्स वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए जो है मॉडिफाइड होते हैं। तो आपको बता दूँ, वैसे ये भी बता दूँ किस पार्ट में मोस्टली एब्जॉर्प्शन होता है। जो हेनल्स लूप का डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब में ही मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और जो असेंडिंग लिम्ब होता है इसमें ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये भी याद रखिएगा, इसका एब्जॉर्प्शन इसलिए भी हो रहा है, ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन इधर से कराने, क्योंकि आप काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं जानते हो, क्लास 11th में है, चीज़ें टिपिकल हैं। तो मैं आपको इतना बता दूँ, हेनल्स लूप में जो डिसेंडिंग लिम्ब है नीचे आने वाली, इस पर वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादातर होता है, और असेंडिंग में ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। इनका एब्जॉर्प्शन भी इनके वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए ही होता है, इसकी मैकेनिज्म होती है, इसको आप बाद में समझेंगे। फिलहाल ये दोनों किस में इन्वॉल्व हैं, वाटर के एब्जॉर्प्शन में मेनली इन्वॉल्व हैं। ये याद रखिएगा, जिन एनिमल्स में वाटर के रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होना होता है उनका हेनल्स लूप काफ़ी लंबा होता है, डीप होता है। तो जितना लंबा हेनल्स लूप होगा उतना ही जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और जितना लंबा अगर हेनल्स लूप ज़्यादा लंबा होगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मेडुलरी नेफ्रॉन। जैसे हम लोग नेफ्रॉन्स पढ़े थे ना, दो टाइप के होते हैं, कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स वही होते हैं जिनके हेनल्स लूप काफ़ी लंबी होते हैं। उन एनिमल्स को, जिन एनिमल्स को वाटर स्कैसिटी है वो मोस्ट ऑफ द वाटर अपना यूरिन से एब्जॉर्ब कर लेना चाहते हैं, राइट। अब देखते हैं, हम डीसीटी में आते हैं। डीसीटी में जो एब्जॉर्प्शन होगा वो ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स तो यहाँ से एब्जॉर्ब हो चुके हैं। अब डीसीटी में एब्जॉर्प्शन ज़्यादातर किसका होता है, Na+ का, Cl- का, कुछ H2O का, SO3- का। वैसे ये भी याद रखिएगा, कुछ सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन इसमें एक्टिव होता है, कुछ सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन जो पैसिव होता है, यानी कुछ चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। कुछ चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको एनर्जी नहीं देनी होती, वो सिंपली डिफ्यूज़ हो जाती है।
अब आप याद रखिएगा कलेक्टिंग डक्ट्स में, यानी शुरुआती जो कलेक्टिंग डक्ट है उसको, सॉरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की मैं बात करता हूँ, कुछ पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट एंड कुछ पार्ट ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ये भी कुछ चीज़ों का एब्जॉर्प्शन करते हैं, यहाँ पर भी कुछ चीज़ों को एब्जॉर्ब किया जाता है, ऐसे कुछ आपके Na+Cl- कुछ H2O, ठीक है, और यूरिया का भी एब्जॉर्प्शन थोड़ा बहुत होता है, वो इसके लिए क्योंकि इसकी ज़रूरत जो है काउंटर करंट मैकेनिज्म में होती है, इसको आप छोड़ दीजिए, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट पार्ट में एसेंशियल चीज़ों को, रिक्वायर्ड चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब याद रखिएगा कि कुछ हार्मोनल कंट्रोल भी होते हैं, कि कुछ हार्मोन्स की वजह से ही कुछ हार्मोनल कंट्रोल होते हैं इस पे, जिससे वाटर की ज़रूरत होती है अगर हमको ज़्यादा, तो ADH मैकेनिज़्म होती है, उसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, उनका भी कंट्रोल इन पर होता है। एक चीज़ आपको और बता दें कि किस चीज़ों को कब कितना एब्जॉर्ब करना है, ये डिपेंड करता है आपकी जो इंटरनल कंडीशंस हैं, यानी कि जो कंडीशन बॉडी की होगी फ्लूइड की, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब किया जाए। अगर आपको रिक्वायरमेंट किसी चीज़ की ज़्यादा है तो आप ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन करोगे, रिक्वायरमेंट कम है, जैसे अगर आप स्वेटिंग नहीं कर रहे हैं और ज़्यादातर आपको कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो ज़्यादातर सॉल्ट जो आप लेंगे बॉडी में मोस्ट ऑफ दी क्या होगा, एब्जॉर्ब होकर यूरिन से निकल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि बॉडी की मेटाबॉलिक कंडीशन कैसी है, कि किन चीज़ों को कितना एब्जॉर्ब करना है। तो इसीलिए सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, कितने ज़्यादातर चीज़ों को, जिन चीज़ों को एब्जॉर्ब करना होगा सारी चीज़ें रेस्पेक्टिव पार्ट्स में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और जो टॉक्सिक चीज़ें होंगी, जो नॉन एसेंशियल चीज़ें होंगी, वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में छूट जाएंगी, और जो बच जाएंगी वो सारी चीज़ें क्या होंगी, यहाँ पर जो कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होगा, यहाँ से ये अब यूरिन कहलाएगा, और यूरिन जो है ये पास होता हुआ वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, रेनल पेल्विस से होता हुआ यूरेटर से आपका निकल जाएगा। ये है पूरा का पूरा मैकेनिज़्म आपका। मैंने कुछ यहाँ पे इसके नोट्स भी बनाए हैं, इनको मैं आपको सेंड कर दूँगा आपको व्हाट्सएप पे, ठीक है। वैसे अगर हाल फिलहाल यहीं से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, आपके फ़ायदे के लिए मैंने यहाँ दिखा दिया है, ठीक है, देख लीजिए इसको। और लिखने के लिए शॉर्ट नोट्स आप लिखने के लिए इतना ही लिखोगे, इससे ज़्यादा नहीं लिखोगे। अगर आपको समझ में आ गया होगा देन वेरी गुड, दिस ऑल अबाउट नेफ्रॉन। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।